Assalamu alaikum, fellows. We're back with the second session of day 7 of Startup Summer School. Second week का आज दूसरा दिन है और overall Startup Summer School का this is day 7. So we're really excited कि आज हमारे साथ तला चिश्ती हैं. He's an expert social innovator और ये British Council के साथ काम भी करते हैं. He's a very good friend. Himself has a good entrepreneurial journey. उसके बाद ये he's working with hundreds of startups. So there are amazing things, practically design thinking, human-centric design, social innovation क्या है, उसको बहुत सादा अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से आपको तला explain करेंगे. So welcome on board तला भाई. Sir, thank you, Imran bhai. Thank you for the invitation. Thank you, General Saab, for inviting me to the summer school because I'm really excited to be the part of this conversation because I have been following for the last couple of days and couple of weeks what was happening in the summer school, and I'm excited to be the part of it. Thank you for inviting. Thank you, Tala, for joining us. And thank you very much, Jan Saab. You have been a great supporter. You have been spending all the time with us. Thank you very much, sir, for your support, encouragement, and guidance. You're welcome, Imran. It's part and parcel. Sir, so Tala bhai, आप अपना experience में you've been working with hundreds of startups. आप startups को support करते हैं, उनको guide करते हैं, उनको nurture करते हैं, उनको next levels पे लेके जाते हैं. So आप startups के हवाले से अपनी learning journey वो हमारे startups के साथ share करें अगर please. बिल्कुल. I think ये एक ऐसी चीज है जो हर स्टार्टअप वाला जो है ना वो अपनी एक जर्नी उसकी अपनी एक पर्टिकुलर एक जर्नी होती है, एक अपनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है, अपनी पर्टिकुलर इंस्पिरेशन पैशन होता है. लेकिन कुछ मतलब जो स्टार्टअप होता है उसके लिए एक कुछ स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर कॉमनैलिटीज जो है ना वो हर स्टार्टअप के अंदर एक दो चीज ऐसी होती है जो बहुत कॉमन होती है. एक तो चीज मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जिस आइडिया को आप परस्यू कर रहे हैं क्या वो आपका पैशन भी है, क्या आप उसके ऊपर बिलीव भी रखते हैं, क्या उसकी पीछे वजह क्या है. क्या आप मतलब सपोजिटली मैं अगर एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ या मैं कोई एक एनजीओ बनाता हूँ या मैं कोई भी एक सोशल या क्रिएटिव या प्रोफेशनल स्टार्टअप शुरू करता हूँ तो उसके पीछे देखना है कि यार उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है. आपका वो जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन करेगा कि किस रास्ते के ऊपर आपने जाना है, कौन सी जर्नी लेनी है, कौन सा हाईवे आपने पकड़ना है. और जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज नजर आता है क्योंकि मैं यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ तो सबसे बड़ा जो चैलेंज नजर आता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर नहीं होता. शायद आप प्रोडक्ट या अपना जो प्रोडक्ट बना रहे होते हो या जो अपनी सर्विस बना रहे होते हो वो तो क्लियर होता है, वो तो सही अच्छा बन के आ रहा होता है, लेकिन वो किसके लिए बनने जा रहा है, वो कौन लोग हैं जो सर्विस को यूज करेंगे उसके बारे में नहीं सोचा होता. या ओवरऑल खुद इसके बारे में क्योंकि आपका पैशन भी ड्राइव उस रीजन की वजह से होता है ना कि मतलब सपोजिटली अगर मैं एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाना चाहता हूँ किसी जगह के ऊपर और पानी बेचना चाहता हूँ तो मुझे देखना होगा कि यार ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट क्यों लगा रहा हूँ. अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को साफ पानी देना चाहता हूँ that will have definitely a different direction and passion. अगर ये होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पानी बेच के पैसा कमाना चाहता हूँ उसका डिफरेंट होगा. तो आई थिंक एक चीज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि आपका ऑब्जेक्टिव आपका पैशन क्या है. और दूसरी चीज जो जिसके ऊपर आजकल मैं सबसे ज्यादा बात कर रहा हूँ वो है कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप. पिछले 2 साल के अंदर हमने तकरीबन 600 के करीब सोशल और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया और उन 600 के साथ मैंने उनको बार बार सिर्फ एक ही सजेस्ट की कि इफ यू आर गोइंग टू बी अलोन इन दिस पर्टिकुलर जर्नी तो आपकी वो सिग्निफिकेंस नहीं होगी. आपको कहीं ना कहीं जो है ना अपने फेलोज के साथ अपने सीनियर के साथ कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी. ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये कोलैबोरेशन करना और इस वजह से मैं हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ खास तौर पे इस कोविड के टाइम के ऊपर try to bring more partners on board, try to bring more collaboration on board. And the third thing which I have experienced and which I have learned myself through my own experiences and working as part of British Council is the openness. Okay, supposedly if you have got a brilliant idea, if you are doing a brilliant startup, be open about it and go and talk to other people
and get feedback and get suggestions about them. हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि हम अपने इस पर्टिकुलर आइडिया को, अपने स्टार्टअप को अपने सीने से लगा के रखते हैं, और इट्स लाइक अ बेबी टू अस, और वो कहते हैं कि इसको कोई कुछ ना कहे। तो जब उसकी सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, जब इसको कोई कुछ नहीं कहता, तो ना इसको कोई फीडबैक मिलती है, ना कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिलता है, ना कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है। तो वो जो बेबी है वो बेबी ही रहता है, कभी जो है ना बड़ा होके एक एडल्ट नहीं बन सकता, कभी बड़ा होकर वो स्टार्टअप से एक बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता, बड़ा होकर कोई एक बड़ी एंटिटी नहीं बन सकता। So I think these are the three things which particularly I am really big fan of it. One is basically collaboration. The second is getting feedback, openness, collaboration. ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बड़ी क्रूशियल है किसी किस्म का भी स्टार्टअप हो, वो सोशल हो, क्रिएटिव हो, कन्वेंशनल हो, पैसे कमाने वाला हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ये 3-4 चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तलब भाई आपने रेज किया कि आइडियाज हम शेयर नहीं करते। जनरली जो स्टार्टअप्स हैं और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये समझते हैं कि उनका आइडिया सीक्रेट है और वो उसको छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, वो फीडबैक नहीं लेते, वो ग्रो नहीं करता। तो ये सबके लिए मैसेज है कि आप अपना आइडिया जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें, बिकॉज आपका आइडिया कोई नहीं चुरा सकता, आपका आइडिया कोई लेके जा सकता है, आपका पैशन नहीं लेके जा सकता। जिस तरह से आप पैशनेट हैं उस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए, उस गेम को बनाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कोई और नहीं हो सकता। तो आपका आइडिया कोई लेके जा सकता है, लेकिन आपका पैशन नहीं कॉपी कर सकता। तो इसलिए डोंट बी अफ्रेड। और फीडबैक मिलेगी जब आप एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करेंगे। आप तला भाई के पास लेके आएंगे, इन्होंने 1000 स्टार्टअप देखी है, तो ये आपको क्विकली बता देंगे कि यहाँ से ये चेंज करो एंड यू विल बी एबल टू ग्रो। और अगर आपने वो लर्निंग नहीं ली और उसको अपने पास रखा, तो कस्टमर उसको करेक्ट करेगा और फिर कस्टमर कहेगा कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, एंड दैट वुड बी अ हार्ड फेलियर। इससे बेहतर है पेपर पे फेल होने, फीडबैक लेने और इम्प्रूव करने। तो इसके अलावा कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्टअप को ये ख्याल रखते हैं कि आपके पास बहुत लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो स्टार्टअप के लिए तो पार्टनरशिप्स और भी ज्यादा वाइटल है। डोंट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे और जल्दी स्टार्टअप डेड हो जाएगा अगर आपने सब कुछ ये खुद करने की कोशिश की। तो मैंने अगर few hundred startups देखे हैं, तो तला ने thousands में startups देखे हैं तला भाई ने। So listen to his advice, ये share it with other people and collaborate with other people। तो इसके अलावा तला भाई अगर हम नेक्स्ट लेवल पे आए, चैलेंजेस रिमोट एरियाज पे, अब हर कोई इलॉन मस्क नहीं बन सकता और ना हर किसी को पहले दिन पे सोचना चाहिए कि उसको इलॉन मस्क ही बनना है। नैया में हमारे पास साउथ पंजाब से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इंटीरियर सिंध से हैं। इन डिप्राइव्ड एरियाज में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी कम है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की बिजनेसेस बनाने चाहिए और अर्ली डेज पे क्या करना चाहिए? ये बड़ा मजेदार सवाल है, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसकी वजह ये है कि इसके इसके दो जवाब हैं। एक तो चीज ये है कि कोई एलन मस्क या स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स, हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर छोटी छोटी तो बन सकते हैं ना। मतलब मैं मुल्तान का शायद बिल गेट्स बन सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई लैया का एलन मस्क बन सकता है, और वो कौन है, तो मतलब अगर हम उनको एज एन एडजेक्टिव लेकर चले, तो मैं शायद लैया का, मुल्तान का इनोवेटर बन सकता हूँ, या मैं जो लैया के अंदर कोई 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 सोशल इनोवेशन लेकर आ सकता हूँ। तो मे बी आई वुड बी एलोन मस्क ऑफ बीटी खां और लैया और मुल्तान। और जो सबसे बड़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने जितना अब तक पढ़ा है वो ये है कि आप जितने डिप्राइव्ड एरियाज हैं या जितने अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि मैंने तो अपना जितना किताबों से सीखा है वो एंटरप्रेन्योरियल या सोशल एंटरप्रेन्योरियल की, जहाँ चैलेंज है वहीं तो हम इन सोशल इनोवेटर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है भाई। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली, और आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच वी कैन आल्सो थिंक विद ह्यूमन डिजाइन थिंकिंग, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन थिंकिंग, वो ये है कि लैया में लैया के लोगों के लिए लैया के लोगों से ही सोल्यूशन निकलेगा। ये नहीं होगा कि मैं लाहौर में बैठा हूँ या न्यूयॉर्क में बैठा हूँ या लंदन में बैठा हूँ और मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मैं वहां की अपनी सक्सेस मेथोडोलॉजी उठाकर लैया लेकर आऊंगा, तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क।
Never it's going to work. And that's something which I have learned when I was part of the development sector and, developing these non-governmental interventions. And that's something which I have also learned from the social enterprise sector as well. कि supposedly मैं अगर लाहौर में बैठा हूँ कि मैं देखता हूँ कि अच्छा यार फूड डिलीवरी का यहाँ बिजनेस कैसा चल रहा है, और उस मॉडल को अगर मैं उठाकर मुल्तान में लेकर आ जाऊंगा, तो आई एम श्योर दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. Maybe it's going to work, but that's something जिसको हमें देखने की ये जरूरत है, क्या वो उन लोगों की जरूरत है. मैं उसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मैंने बहुत दफा, जिससे ना मैंने बहुत कुछ सीखा भी है. अगर आपने जेरी स्टर्लिन का नाम सुना हो, जेरी स्टर्लिन जो है ना पॉजिटिव डिफाइंस के नाम से जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, एंड ही इज कंसीडर्ड टू बी एज अ गुरु फॉर कस्टमर डिजाइन थिंकिंग. तो वो एक बड़ी अच्छी मिसाल शेयर करता है जो इसमें इस वक्त काफी पर्टिनेंट है. वो ये है कि प्रोबेबली 1990 जो वियतनाम की गवर्नमेंट थी, उसने ये जेरी स्टर्लिन को बुलाया और उसने कहा कि कोई हमें जो है ना कोई डिजाइन थिंकिंग करके कोई ऐसा इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल के दिखाओ जिसकी बेस के ऊपर जो है हम बच्चों की जो मैल न्यूट्रिशन है उसको एड्रेस कर सके. और वो क्या था कि इन 1990 वियतनाम में जो बच्चों की मैल 65% जो बच्चे थे 5 साल या 5 साल से कम उम्र के, वो जो है वो मैल न्यूट्रिशन थे. उन्होंने कहा जी यूएन भी आके सब कुछ करके चली गई, बड़े बड़े जो गोरे एक्सपर्ट थे वो भी आके सब कुछ करके चले गए, कुछ नहीं बना. लाखों करोड़ों डॉलर लगा दिए, कुछ नहीं बना. तो ये स्टर्लिन साहब उस कम्युनिटी में गए और इन्होंने जाके देखा कि अच्छे आप देखते हैं कि कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे मतलब वो उसी तरह अंडर प्रिविलेज है, उसी तरह उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, लेकिन उनके बच्चे मेल न्यूट्रिशन नहीं है. तो उनको जाके फॉलो करते हैं कि अच्छा देखते हैं कि उनके पास इसका मतलब है सोल्यूशन है. यूके में बैठे हुए बंदे के पास सोल्यूशन नहीं है, जो उस कम्युनिटी में रहते हुए अपने बच्चों को मेल न्यूट्रिशन नहीं होने दे रहा और उसकी जेब में पैसे भी उतरे हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी वही है, उससे सीखते हैं कि यार क्या इनोवेशन है. तो उसने जाके उनको देखा तो उनका डिफरेंट वो जो है ना रेसिपीज यूज करते थे जो सस्ती भी थी, लेकिन उसकी वजह से बच्चों की न्यूट्रिशन पूरी होती थी. एंड दे गॉट दैट सोल्यूशन. वो रेसिपीज फॉलो की गई, सारे और लोगों को भी सिखाई गई. बिलीव मी 35% कमी आ गई बच्चों के मेल न्यूट्रिशन होने में एज 5 से कम. Amazing. By 1990. This is a great. ये इमरान तला ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताया. आप हमेशा लिंक किया करो अपनी डिजाइन थिंकिंग के साथ. दिस इज नोन एज एम्पैथी. It's a way of empathy that you have actually gone into that society and felt how they feel and felt as to learn from others कि जी उनका क्या इशू था. और ये है मतलब एक नेगेटिविटी से you have created a positivity. मतलब आपने उसको ये देखा कि जी who are those who are not malnutrition. Problem was people who are malnutrition. लेकिन गए कहाँ से आपने उसका बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट पकड़ा कि who are all those with the same social background and so same living standards, how are they still having no problems. So वहाँ से शुरू किया और फिर उधर जाके ये obviously empathy this is the best example of empathy where you have not only gone into their shoes but actually lived with them and found out the issue. जी इमरान सॉरी. हाँ सर, इसमें अल्ट्राइज ये कहता है कि डूइंग गुड इज गुड बिजनेस. जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सोशल इनोवेशंस हैं, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बन सकते हैं. पाकिस्तान में भी 45% चिल्ड्रन आर माल न्यूट्रिशन. तो अगर हम यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का एक सोल्यूशन बनाए, समवन सेड वंस कि अगर आप 20 रुपए का एक बिस्किट बना दें जो एक दिन की न्यूट्रिशन पूरी कर दे बेबी की, तो ये बहुत बड़ा $1 मिलियन बिजनेस है पाकिस्तान में. एंड सिमिलरली ड्रिंकिंग वाटर एक $1 मिलियन बिजनेस है. तो जो हमारे जितने बड़े सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हैं. इसका फ्लिप साइड ये है. तो एंटरप्रेन्योर्स को ये सोचना है कि वो उन प्रॉब्लम को ये ना समझे कि ये तो बुरी चीज है. प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया तो इट विल बिकम $1 मिलियन बिजनेस. तो यही तला भाई, अगर आप इसको फर्दर बिल्ड करें कि कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं हमारे पास. इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. मैं
खुद जो है वो साउथ पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, इससे मुल्तान में बैठा हुआ आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मैं इससे पर्टिकुलरली अभी मैं मुल्तान की अगर बात करूँ, इफ आई गो अराउंड देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी देयर। आप टूरिज्म की बात कर लें, आप आर्ट्स एंड कल्चर की बात कर लें, आप एग्रीकल्चर की बात कर लें, आप किसी भी चीज के बारे में बात कर लें, उसकी मैसिव अपॉर्चुनिटीज है। बिलीव मी कि मेरे इर्द गिर्द ये अभी मैं 5 किलोमीटर के रेडियस में भी मैं जो है ना 5 से 10 अपॉर्चुनिटीज आपको डिफाइन करके बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि जब हम पाक स्टडीज या जो है मैट्रिक या एफएससी में पाक स्टडीज पढ़ते थे तो बड़ा मशहूर था कि मुल्तान के अंदर जो है ना, मुल्तान में जो कैमल की खाल के जो लैंप है वो बहुत मशहूर है, ब्लू पोट्री का काम बहुत मशहूर है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि वो काम जो जो पर्टिकुलर उस वक्त के माहिर जो आर्टिजान्स थे वो उन तक महदूद रहा, और किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसको कैसे हम मार्केटेबल बना सकते हैं, कैसे इसको सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इट वाज लॉस्ट। आप मुल्तान में आएंगे और आप मुझे कहेंगे कि तला यार 5 आर्टिस्ट ढूंढ के दो जो ऊंट की खाल से जो है वो लैंप बनाते हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड दैम। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि यार ब्लू पोट्री के जो ओरिजिनल हाथ से बनाने वाले आर्टिस्ट उठा के दो, तो उनकी एस्पिरेशन नहीं है या उनकी अगली नस्ल की एस्पिरेशन नहीं है कि हम आगे ये ब्लू पोट्री के काम को लेके चलें। क्यों? उसकी वजह यह है कि दे रिमेन्ड आर्टिस्ट, वो आर्टिजान्स नहीं बने, वो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स नहीं बने, और वो एंटरप्रेन्योर नहीं बने, जिसकी वजह से वो एक अपॉर्चुनिटी चली गई। सिमिलरली अभी आप सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, आपको पता है दिस इज अ बिग प्लेस फॉर मैंगोस। ठीक है, मतलब आपके आपकी सोच है कि यहाँ किस तरह हमारे ये पूरी जो इंडस्ट्री है वो जाया होती है। उसकी वजह यह है कि नो वन इवन थॉट कि अच्छा यार 5 लाख या 10 लाख रुपए की प्रोसेसिंग प्लांट लगा के इस्लामाबाद या साथ दुबई भेजना शुरू कर देते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज बेइंतहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अगेन मैं यही कहूंगा कि आप जिस अपॉर्चुनिटी को देखकर चल रहे हैं, अगर तला वो अपॉर्चुनिटी को लेकर चल रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरा शख्स जो है वो भी ये अपॉर्चुनिटी करेगा तो वो उसके ऊपर काम करेगा, नहीं हो सकता। मैं आपको एक और बड़ी मिसाल देता हूँ, अपने गांव की मिसाल देता हूँ, अभी मैंने सीखी है। वो ये है कि हमारे गांव में ये होता था कि हमारे गांव में खवातीन जो है ना वो अपने सर के ऊपर या साइड के ऊपर जो है ना वो घड़ा या एक कह ले कंटेनर नुमा चीज लेकर पानी भरने के लिए जाते। ठीक है, और वो तकरीबन 5 गैलन पानी जो है ना वो एक वक्त वक्त में जाती थी और उठा के लाती थी, और तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर चल के जाना और 15 से 20 किलोमीटर चल के वापस आना। अब हुआ क्या कि किसी ने वहां एक एक बड़ा जबरदस्त प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा लिया जो बड़े सस्ते पैसे के अंदर जो है ना पानी देता था। लेकिन मजे की बात यह है कि 6 महीने चलते रह गया और वो वहां लोग जो अभी फिर भी खवातीन जो है ना वो पानी लेने नहीं जाती थी। तो मेरा मुझे वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये क्या वजह है, क्यों पानी खवातीन 15 किलोमीटर जाती भी है, लेके भी आती है, साफ पानी भी नहीं ले रही, 5 रुपए का 5 गैलन पानी मिल रहा, क्यों नहीं ले रही। अब मजे की बात यह है कि वहां जो है ना उस मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वहां मुझे उनके डिजाइन के अंदर जो है ना एक चैलेंज नजर आया। अच्छा, डिजाइन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि उन्होंने गैलन जो जो कंटेनर, उन्होंने कहा जी घड़े शड़े में हम नहीं देंगे, तो हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है ना 5 गैलन पानी लेके जाएंगे। तो वो जो कंटेनर उन्होंने डिजाइन किया वो ऐसा था कि खवातीन उठा नहीं सकती थी, ना सर के ऊपर ना साइड के ऊपर, और मर्द हजरात सारे जो है ना वो घर से बाहर होते थे। तो खवातीन एक तो इस वजह से नहीं लेनी जाती थी कि हम तो उठा ही नहीं सकते वहां से, और दूसरा उन्होंने पंच कार्ड निकाली लेकिन भाई लेना ही 5 गैलन है। तो उन्होंने कोई कहती थी कि मेरी तो जरूरत थी 3 गैलन की, मैं 5 गैलन क्यों लूं। तो ये बेसिकली छोटे छोटे जो है ना मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो ह्यूमन सेंटर डिजाइन थिंकिंग होती है ना उसके ये छोटे छोटे आपने ट्विक्स करने होते हैं कि अच्छा यार शायद लाहौर के अंदर 5 गैलन 5 रुपए का कोई लेता है गाड़ी में या मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे लाद के लेके चले जाता है, लेकिन राजनपुर की तहसील के अंदर जो है ना वो साइड पे ही उठाने वाला ऐसा गैलन होना चाहिए जो सर पे रखा जा सके, ऐसा गैलन होना चाहिए जो साइड पे उठा के रखा जा सके। आई थिंक ये वो छोटी छोटी मिसालें हैं जो ऑब्जर्वेशन से जो है ना आती हैं, ये किसी बड़े ठंडे कमरे में बैठ कर नहीं आएंगी, ये आपको कम्युनिटी में जाकर जिनके सोल्यूशन निकालने हैं उसमें जाकर आएंगे।
तला ने फिर जबरदस्त एग्जांपल दे दी है एम्पैथी की। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अपने गांव में ट्राई किया और मुझे ये पता चला कि जी उनको मुफ्त पानी मिल रहा था, वो मुफ्त पानी लेने को भी तैयार नहीं थे, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी नहीं थी। उनकी में एक बहुत बड़ी वजह थी, वो कहती थी कि हमारी सारी जिंदगी में पूरे दिन में ये कोई 1.5 घंटा ऐसा होता है जिसमें हम अपनी, मतलब ये मैं अब अपने पंजाब की अंदर की कहानियां बता रहा हूँ। मैं कह रही हूँ हम अपनी सखियों के साथ गपशप लगाते हैं, अपने घर की सारी चीजें भूल जाते हैं, हम एक दूसरे की उसको बैक बाइटिंग कह लें, उसको डिस्कशन कह लें, वट एवर दे वुड, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड दिस सोशल। अभी तो मतलब अंग्रेज तो ऐसे लोग जिनको टाइम इतना नहीं मिलता, घर में बातचीत की नहीं होती या उनके घर के हालात ठीक नहीं होते, दे गो टू साइकोलॉजिस्ट। हमारे लोग जो हैं वो आपस में इतना मतलब हम सोशलाइज करते हैं कि वो एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सो देखना ये है, जो असल चीज ये थी जो तला ने पॉइंट आउट किया है, इट्स एम्पैथी। यू एक्चुअली डू इट योरसेल्फ, यू व्हेंस यू गो देयर, इट डजंट मीन कि आपने वो घड़ा उठा के जाना था, वो एक अलग चीज थी, लेकिन आप उस घड़े उठाने वाली के साथ आप अगर खड़े हुए और उनसे आपने सवाल किए, उनके पीछे गए, आपने प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई कर ली, एंड दैट्स अबाउट ऑल। आपने आइडेंटिफाई कर ली ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी वहीं आइडेंटिफाई हो गया, बिकॉज यू हैड एम्पैथाइज्ड विद देम। सो आप इमरान जो अपना सुबह आपने माशाल्लाह इतना अच्छा लेक्चर दिया, मैं एक्चुअली सुबह बिजी था, वो कल नंबर 1 की जो मीटिंग थी उसकी कोई ब्रीफ बनाना था, उसकी वजह से मैंने बीच में ऐसी थोड़ा थोड़ा सुनता रहा, बट ज़्यादा टेंशन नहीं मैंने दी थी, लेकिन उसमें ये मैंने देख लिया था डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो जब आप इस तरह तला फॉर एग्जांपल है, थ्रू आउट हिज 1 आवर वी शुड टेक एडवांटेज कि वो सारी चीज़ें फिट करो कैसे ये बता रहे हैं। तो एम्पैथी, इवन प्रॉब्लम्स जो है आइडेंटिफाई होना, एंड देन फाइंडिंग अ वे ऑफ सोल्यूशन थ्रू एम्पैथी, ये 3 तो आपने एलिमेंट्स कवर कर लिए। अब रह गया टेस्ट का, तो टेस्ट उसके बाद आप देख लें कि अगर वो, आई एम श्योर तला ने डिज़ाइन ज़रूर किया होगा कि वो घड़े नुमा जो है ना कंटेनर बना दें, और फिर एक गैलन का भी, 2 गैलन का भी, 3 गैलन, 4, तो आई एम श्योर उसके बाद वो चीज़ चल पड़ी होगी, क्योंकि जिसको साफ पानी मिल रहा हो, व्हाई शुड दे गो फॉर दिस, जिसको उसको खास तौर पे आप जब एडवर्टाइज करें तो ये बताएं कि देखें इसके 1 गैलन में और इसके गैलन में कितना कितना गंदा पानी है, और हाउ डू यू, आई मीन आपकी सेहत पे कितना असर पड़ता है, तो आई एम श्योर हर बंदा उस पर आ जाएगा। सॉरी। बिल्कुल तला भाई, इस पे एम्पैथी की बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी ये गलती करते हैं। जिस तरह आपने एक बिजनेस को ये पॉइंट आउट किया कि उन्होंने एम्पैथाइज प्रॉपर नहीं किया, तो ये बहुत सारे बिजनेसेस ये करते हैं कि वो प्रोडक्ट बना के एंड देन दे होप कि कस्टमर खुद से आके मुझे ढूंढ भी लेगा, मेरी प्रोडक्ट बाय भी कर लेगा, और ये रियलाइज नहीं करते कि ये प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट जो मेरी है, ये उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है कि नहीं। दैट इज एम्पैथी, कि अगर आपने प्रॉपर एम्पैथाइज किया हो और उसके पेन पॉइंट को समझा हो तो फिर सॉल्यूशन फिट होगा। बिल्कुल। और उसमें इमरान भाई एक और चीज भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि ये चीज बड़ी जरूरी है देखना कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है, मुझे तो अच्छा लगता है तो मैंने बनाया, लेकिन ये देखना है कि जिनको बेचने के लिए बनाया उनको अच्छा लगता है नहीं लगता। अगर उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता, सपोजिटली अगर उनको अच्छा नहीं लगता, तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी, आपके अंदर वो चीज, एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को हर वक्त रेडी हो उसको 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 चेंज, उसको अडेप्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि, क्योंकि ये बहुत सफा ऐसा होता है कि हमारे जो, अगेन क्योंकि मैं पर्टिकुलरली स्टार्टअप कल्चर से नहीं आया, तो बहुत सारी मैं जो है ना बातें ऐसी भी कर लेता हूँ जो स्टार्टअप कल्चर में मौजूद लोग हैं उनको पसंद नहीं आती। एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई स्टार्टअप आता है ना, उसको हम कहते हैं सर पे बिठा लेते हैं, आसमान पे बिठा लेते हैं कि बेटा क्या आइडिया निकाल के लाया तू, क्या बेहतरीन आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको यंगस्टर्स को इनकरेज करना चाहिए, आपको उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी, मेरी, सबकी ये भी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर जो उनकी खामियां हैं उनको खोलकर बताएं। क्योंकि ये मैंने हमेशा देखा है, मैं एनालिसिस किया हूँ, इवन मैंने अपने कोर्ट में भी देखा है कि हम उनके आइडिया के ऊपर बहुत उनकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मैंने किसी को ये उठ के नहीं देखे कहते हुए देखा कि वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड किस्म की क्रिटिसिज्म करे कि भाई ये तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, ये प्रोडक्ट तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा, नहीं बिकेगा बाहर। ये लाइन बोलनी चाहिए उस स्टार्टअप वाले को, अदरवाइज वो एक इंक्यूबेशन से दूसरे इंक्यूबेशन से तीसरे इंक्यूबेशन में फिरता रहता है। क्यों जाते हैं ये लोग एक इंक्यूबेशन
इंक्यूबेशन से दूसरे इंक्यूबेशन में। उसकी वजह ये है कि मस्का लगाने वाले हमारे लोग, हमारे जैसे लोग वहां उनको बैठे, जो कहते हैं वाह बेटा तूने क्या सोचा क्या सोचा। और असल में अगर तो इतना बिलीव है तो मतलब फिर मैं जो है ना उसको पैसे इतना जबरदस्त आइडिया, तो व्हाई आई एम नॉट पुटिंग मनी इनटू इट, बिकॉज आपको ही पता है कि एनआईसीज के अंदर जो लोग चला रहे हैं या जो हम जैसे लोग हैं उनके पास पैसे भी हैं, तो बजाय प्लॉट लेने के उसमें लगाते क्यों नहीं अगर इतना स्ट्रांग बिलीव है उस स्टार्टअप के ऊपर। तो आई थिंक दैट क्रिटिसिज्म जो आप क्लियरली बताएं कि बेटा ये चीज सही नहीं है, इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये मैं इससे एग्री करता हूँ। एक तो ब्रूटल ऑनेस्ट फीडबैक, तला भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रूटल ऑनेस्ट फीडबैक दें, स्टार्टअप को बताएं कि ये चीज ठीक नहीं है। और अगर आपने और तला की बात को बिल्ड करूं मैं अगर फर्दर, सो डिजाइन थिंकिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफा डिजाइन थिंकिंग रन कर ली और उसके बाद इसको आप ड्रॉ में रख देंगे और फिर कभी पलट के देखेंगे ही नहीं। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपने एक दफा अगर डिजाइन थिंकिंग कर ली है तो बिकॉज हर कस्टमर चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है। येलो हेलोजन बल्ब आज 20 रुपए का मिलता है, वेर एज एट वन टाइम मैंने वो 120 रुपए का खरीदा हुआ है। तो आज जस्ट इमेजिन कि वो कैसे टेक्नोलॉजी ने उसको डी वैल्यू किया है। वेर एज आज येलो हेलोजन बल्ब बिकेगा भी नहीं। वो मैंने कहीं पता नहीं कैसे मुझे नजर आया, मैंने उससे पूछा उसकी प्राइस, तो वो 20 रुपीज। तो आप आज 20 साल बाद वो 6 टाइम्स लेस प्राइस पे मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप चेंज नहीं हो रहे और आज भी अगर आप येलो हेलोजन बल्ब भी बना रहे हैं तो यूर आउट ऑफ बिजनेस। आप इवन एनर्जी सेवर बना रहे हैं और वही बनाते जा रहे हैं, यूर आउट ऑफ बिजनेस। और बिकॉज एलईडी आ, तो डिजाइन थिंकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा अपने कस्टमर के साथ रहें, उनको हमेशा समझते रहें, बी अ स्टेप हेड। जो वो चाह रहे हैं आप वो लेके आए, ताकि और फिर यही इसके ऊपर एक आपको इसके ऊपर जो है ना मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ अपनी पर्सनल। आपको पता है कि आई वाज पार्ट ऑफ अ फूड बिजनेस देयर इन लाहौर। सो यू नो बड़ी मजेदार एक एक्सपेरिमेंट किया जब उस वक्त रिसेंटली जो है ना सीखी थी डिजाइन थिंकिंग और इसके सारे प्रोसीजर्स। तो हमने जब अपना बर्गर जॉइंट स्टार्ट किया तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह हर स्टार्टअप की होती है कि इसकी ये पॉजिटिव्स हैं और ये इसके सेलिंग पॉइंट्स हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो इतने सारे लोग हमारे पास ये बर्गर लेने के लिए आ रहे हैं उसकी एक वजह ये है कि हम जो बर्गर के अंदर सॉस डालते हैं ना वो सॉस बहुत अमेजिंग है। तो हमने कहा कि हमारा यूएसपी जो है वो जिसकी बेस के ऊपर ये सारी दुनिया क्रेजी हुई है ना, दैट्स द सॉस। और उसी सॉस क्योंकि उस यूएसपी की बेस के ऊपर आप सारे अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। आप जब अपना वो इमेज लगाते हैं, कुछ फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें भी सॉस टपकती हुई दिखाते हैं, तो जस्ट टू हैव मोर टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर फैक्टर। सो हमने एक महीने जब हमने एक डिजाइन थिंकिंग की हमने एक अप्रोच बनाई और हमने पूछा कि हम सोचा कि हम अपने कस्टमर को रीच आउट करते हैं जस्ट टू रिफ्रेश कि अच्छा टू अंडरस्टैंड कि अच्छा उनको क्या चीज पसंद आती है। और हमारा आइडिया ज्यादा यही था कि अच्छा हम उनसे पूछेंगे कि सॉस में आपको क्या कौन सी सॉस पसंद आती है, सॉस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप यकीन मानिए जब हमने ये पूरी अप्रोच रन कर ली और जब हमारे पास उसके रिजल्ट्स आए, तो जब हमने उसके रिजल्ट्स को कोलेट किया तो वी वर सरप्राइज्ड। Why we were surprised? Because we just came to know that people are not coming to us to buy for the sake of sauce. They are coming just because of the big size of the burger. हमारा बर्गर बड़ा है, हम वो इसमें उनकी पेट की भूख बढ़ती है, इस वजह से वो सॉस के पीछे तो आ ही नहीं रहे। अब आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ ये एक फैक्ट है, ये कैसे आपकी पूरी मार्केटिंग को, ये कैसे आपकी पूरी सेल्स को, हर चीज को बदल सकती है। मेरी मार्केटिंग ये थी कि मैं इमेज लगा रहा था सॉस टपकती हुई, और मैंने तो अगर मुझे पहले ये मैंने कस्टमर डिजाइन थिंकिंग की हुई थी तो शायद मैं अपने जो साइज ऑफ द बर्गर को ज्यादा मार्केट करता। So that's I think a big lesson for every startup to just to reach out to their customers and try to identify that if someone is coming for the second time to your shop, what exactly has been the point, what exactly was the thing in your product that he or she is coming to you, वो जानना जरूरी है। और 90% हम इसी गलत फहमी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स जो है ना वो नहीं बेच पाते
उसकी वजह ये होती है कि हम जो प्रोडक्ट का असल पोटेंशियल होता है, क्योंकि एक पोटेंशियल है वो हमने रखा हुआ है, एक पोटेंशियल है जो कस्टमर है, और कस्टमर इज ऑलवेज द मेजर से, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग यहाँ से समर स्कूल के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच डेफिनेटली नीड्स टू हैव इन योर माइंड, कि जो इमरान भाई ने पिछला 1 घंटा जो बात की है ना, वो आपके बिजनेस का क्रक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, यही डिजाइन थिंकिंग है जो आपकी मार्केटिंग को, आपकी फाइनेंस को, आपकी आपकी एचआर को, हर चीज को सीधा करेगी, स्ट्रक्चराइज करेगी, सिस्टमाइज करेगी। इसके बगैर अब मुमकिन नहीं है। क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं, पहले होते थे डिजाइनर्स, मतलब एप्पल कंपनी के अंदर डिजाइनर कौन होता था? एप्पल कंपनी के अंदर डिजाइनर वो होता था जो बस जो उस प्रोडक्ट के डिजाइन को, कि अच्छा ये किस डब्बे के अंदर जाएगा, इस प्रोडक्ट का शेप कैसी होगी, सिर्फ उसका उस हद तक काम होता था, वो डिजाइनर होते थे। आजकल के दौर के अंदर हमारे दौर के अंदर किसी भी स्टार्टअप के अंदर डिजाइनर वो है जो पूरे प्रोडक्ट को कस्टमर तक का जो पाथ है उसको डिजाइन करता है, Absolutely. जो पूरी सर्विस है उसको डिजाइन करता है। अब वो डिजाइनर नहीं रहा जो ग्राफिक डिजाइन कर देता था, अब डिजाइनर वो रहा है जो उस प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को क्या, उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा होगा वो डिजाइन कर रहा है, उस सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा होगा वो डिजाइन कर रहा है। तो ये चीज बहुत बहुत क्रूशल है, बहुत जरूरी है समझने के लिए। और अगर मैं बार बार पैशन के बारे में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पैशन इज डिफाइंड एज सच अ थिंग कि जो आपको रात को सोने ना दे। अगर आपको लगता है ना कि यार ये स्टार्टअप कर रहा हूँ, ना चला तो सीवी बना के नौकरी कर लूंगा, अगर तो ये ना चला तो दूसरा तो जेन में आइडिया है वो चला लूंगा, तो खुदारा उस आइडिया को दफन करो। इसी को चलाना है, इसी को चलाना है, इसी के ऊपर मेहनत करनी है, इसी के ऊपर पैशन चलाना है। ये अगर सक्सेसफुल नहीं कर पाते ना, तो 100 स्टीव जॉब्स के आइडिया भी उठा कर ले आओगे, वो भी नहीं सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सही बात तला भाई तो आपने ये की कि बहुत जरूरी है समझना। कस्टमर से मुसलसल सीखते रहे। और मैंने यूबीएल के अंदर एक कोट पढ़ी दे, यूबीएल बैंक के अंदर लगी हुई थी कहीं, कि कस्टमर इज बॉस ऑफ द बॉस। और कस्टमर पे करता है, कस्टमर से आपकी सैलरी निकलनी है, कस्टमर ने पैसे देने हैं, तो आपके बिजनेस ग्रो करना है, उसी ने आपकी बैलेंस शीट बनानी है। तो कस्टमर के साथ ऑब्सेस्ड रहें, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करते रहें। यही तला भाई आपको सिखा रहे हैं कि कस्टमर के साथ ऑब्सेस्ड होना चाहिए। कस्टमर के साथ आपका लव रिलेशनशिप है, बिकॉज कस्टमर के पैसे से आपकी पे निकलती है, कस्टमर के पैसे से आपका बिजनेस चलता है। तो कस्टमर को कभी इग्नोर मत करें। और जिस तरह तला ने इमरान सॉरी, ये तला ने जो बात की है ना, और आपने यूबीएल की जो बात की है, मैं इस पे एक और चीज ऐड कर दूं। मैं जो 4 साल चाइना में रहा था, वहां पे तकरीबन हर दुकान के ऊपर एक चीज लिखी होती थी जो बिल्कुल एक कॉमन होती थी। तो मैंने पूछ सकता था, तो मुझे भी इतनी नहीं आती थी, मेरे दोस्त बन गए। तो मैंने एक दोस्त से पूछा ये क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा वी रिटन दैट कस्टमर इज गॉड। हालांकि वो गॉड को मतलब दे आर एथीस्ट, गॉड तो उनके उसके कहीं जिक्र में नहीं आता, बट व्हाट दे वांटेड वाज कि इज गॉड। और अगर किसी का चाइना में एक्सपीरियंस हो, आई एम श्योर आपका भी हो, तला का भी हुआ होगा, आप उनके पास जाएं, वो अगर आपको कहे ना कि जी 1000 RMB की ये चीज है, आप उसको कहें नहीं मैंने तो 5 में खरीद दी। अगर पाकिस्तान में ये बात की जाए ना, तो वो आपके जो साथ वाली दुकानें हैं ना, उनके बंदे भी बुला के आपको इतना मारेंगे कि वो आप उसके बाद उस दुकान में जाने का कभी तसव्वुर भी नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर जब वो 5 कहेंगे ना, तो दे वुड जस्ट स्माइल एंड दे से कैन यू इंक्रीज अ लिटिल उसका मतलब ये है कि भाई यू रिमेन एंगेज्ड विद मी। मैंने उनसे बड़ा पूछा, मैंने कहा यार तुम जब ये 1000 कहते हो और फिर जाके डील हो जाती है तुम्हारी 200-300 पे, इतना मार्जिन क्यों रखते हो? उसने कहा ये मार्जिन नहीं है, हर जगह पे हमें आता है, कस्टमर इज गॉड, वेयरएवर ही स्टॉप्स वी स्टॉप। तो मैंने कहा कोई ऐसा वक्त भी तो होता होगा कि तुम उसको रिफ्यूज कर देते होगे? कहता हाँ, रिफ्यूज उस वक्त करते हैं जब वो हमारी कॉस्ट प्राइस से नीचे जा रहा होता है। मैंने कहा वो क्यों? कहता है बिकॉज हमारा एक्चुअली वी आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर कस्टमर, वी आर ऑल्सो अ कस्टमर फॉर समबडी। जब हमारी 10 चीजें बिक जाएंगी ना, तो हम जाके किसी से जब लेने जाएंगे तो वी आर अ कस्टमर टू हिम, सो वी हैव टू एंगेज दैट पर्सन ऑल्सो कि जी मैं उसका पक्का किस्म का कस्टमर हूँ, मैं हफ्ते में इतनी चीजें लेता हूँ, तो मैंने यहाँ जो बेचूंगा तो मैं जाके कहीं खरीदूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे, और ज्यादातर 80-90% स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि मैं प्रॉफिट में बनाता हूँ। 2-4 ऐसे केसेस होते हैं जहां मुझे बिल्कुल ब्रेक इवन करना पड़ता है एंड आई रिफ्यूज। वो रिफ्यूज इसलिए होता है कि वो मेरी कॉस्ट प्राइस से नीचे जा जाती है। तो ये चीज जो आपने यूबीएल की बात की है, बॉस ऑफ द बॉस, में भी ये शायद लोगों को इतनी समझ ना आए, लेकिन चाइनीज की जरूर समझ आ जाएगी, बिकॉज़ दे थिंक इट इज ही इज गॉड।
तो गॉड मीन्स कि मतलब वो कस्टमर जो है ना वो आपको खाना दे रहा है, आपको हर चीज दे रहा है, अल्लाह ताला ने उसको जरिया बनाया आपका। और फिर ये जो दूसरी कॉन्सेप्ट है कि जी मैं अपना कस्टमर बना रहा हूँ, मैं किसी का कस्टमर हूँ, दिस इज इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको कहते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ मनी। एवरीबडी इज सर्कुलेटिंग द मनी, इज नॉट स्टॉपिंग इट, क्योंकि ये नहीं है कि मैं नहीं, जब तक मुझे 10 रुपए प्रॉफिट नहीं मिलेगा मैं नहीं बेचूंगा, ही इज नॉट कीपिंग इट देयर, सर्कुलेशन। तो ये आई एम सॉरी, ये बीच में मैं भजन करता रहता हूँ विद माय एक्सपीरियंस एंड व्हाटएवर। जी प्लीज कंटिन्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज हमें यही एक्सपर्ट्स का कमेंट्स और फीडबैक ही चाहिए ताकि हम इसको बिल्ड कर सकेंगे लेसन्स हमारे स्टार्टअप्स के लिए। इसमें तला भाई एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स है ना वो बहुत एक ऑब्सेशन में गुम है कि जी सारे के सबको डिजिटल एप्स बनना है, सबको वेबसाइट्स ही बना लेनी है, एप्स ही बनानी है, और सबसे पहले और वो शायद कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व भी ना कर रहे हो। बहुत से कम लोग हैं जिनको ये पता है या ये रियलाइजेशन है कि आप छोटे कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, छोटे प्रोडक्शन यूनिट भी लगा सकते हैं। हमने शाहिद जोया को कल बुलाया, उन्होंने पूरा 1 घंटा स्पेंड किया कि जहां पे उन्होंने बताया कि आप 10,000 रुपए में 100 तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं, अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि आप अगर छोटा सा स्टार्ट ले लें सो वो भी आप बड़ा होके आप नेस्ले बन सकते हैं। अगर आप दूध का छोटा सा कारोबार कर लें तो एक दिन बड़े होके नेस्ले बन सकते हैं। तो वो कितना जरूरी है कि एक छोटा स्टार्ट लें अपनी लाइफ में। आई थिंक मैं तो हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि यू शुड, जब आप बिजनेस की बात करते हैं, जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं, तो यू शुड बी स्टार्टिंग इन सच अ वे कि जो आपकी अपने पैसों से और अपनी बूटस्ट्रैपिंग से शुरू होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम यंग लोगों को, हमारे जो यंग स्टार्टअप होते हैं, सिर्फ एक आइडिया लेके फिर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट मिल जाए, इसकी फंडिंग मिल जाए, जो अनफॉर्चुनेटली 99% जो है ना, 99% टाइम नहीं मिलती। और जिनको 1% मिलती भी है वो उनको भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी सिंपल सी वजह ये है कि प्रोटोटाइपिंग जो है वो आपके अपने पैसों से होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो आपके अपने पैसों से या अपनी बूटस्ट्रैपिंग से होगी, तभी वो पॉइंट होगा जिसकी बेस के ऊपर आप कहेंगे कि नहीं यार, मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना है, मैं अपने ये पैसे डूबने नहीं देने जा सकता। तो जब आपकी किसी फंडिंग से होगी तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डूब गए। That's it। तो ये एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि आपको अंदाजा होगा, हमने हमने तकरीबन अपनी डाइस फेलोशिप के अंदर तकरीबन 650 के करीब सोशल ऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया, उनकी ट्रेनिंग भी की और सब कुछ किया। अब मैं आपको खुद बता रहा हूँ, बीइंग द ओनर ऑफ दैट प्रोग्राम, कि यार अनफॉर्चुनेटली उनमें से मेरे पास 50 से ज्यादा लोग नहीं थे जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी थे। और उन 50 की भी वो इन्वेस्टमेंट को एक 5-10 लाख रुपए ही शायद उनको किसी जगह चाहिए हो स्केल करने के। अब हमारा चक्कर ये है कि हम रिवर्स ऑर्डर में लगे हुए हैं। हम राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये देखते हैं कि यार ये आइडिया सोचता हूँ, इसके ऊपर पैसे बहुत आएंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ये चीज नहीं चल सकती। और ये आप लगे रहें, आप एनआईसीज में भी बिठा दें, हमारे पास से बिठा दें, बच्चों को मेंटोरिंग भी करा दें, सब कुछ करा दें, नहीं मिलेगी इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने कहा अपने अपने फेलोज को कि 10 लाख रुपए ये पड़ा है कि मैं खुद चेक लिख के देखता हूँ, मैं मुझे सिर्फ बता दो कि यार मैं ये 10 लाख रुपए तो मैं किसी में भी इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। कोई एक ऐसा बिजनेस लेकर आ जाओ जो मुझे ऐसा आरओआई दिखाए कि जिसकी बेस के ऊपर मैं वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ। तो एक चीज तो ये बहुत जरूरी है उसको उस स्टार्टअप को सोचने के लिए। तो दूसरी चीज ये है कि आप स्टार्टअप बन गए, आप उसको एवोल्यूशन उसकी कैसे देख रहे हैं, स्टार्टअप के बाद आप क्या बनेंगे। मैं हमेशा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने आपसे सीखा है वो ये सारी चीज कि एक जर्नी है, बहुत दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रही है। एक तरफ ये है कि कोई कन्वेंशनल बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, वो बिजनेस से स्टार्टअप भी बन रहा है और स्टार्टअप से बिजनेस भी बन रहे हैं। क्योंकि मैं जिस तरह डिफाइन करता हूँ, शायद गलत हो या सही हो, मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टअप वाला पॉइंट होता है जहां आप थोड़ा सा इनोवेशन, जहां थोड़ी सी रिस्क, और जहां कहीं थोड़ा सा मॉडल को पिवट या मॉडल को रिवैम्प या मॉडल को इवॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो चला रहे होते हैं। तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जब आप एग्जैक्टली सर थैंक यू फॉर शोइंग दिस। तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि एक मैं चावल का बिजनेस करता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि अच्छा यार इसमें इनोवेशन कैसे लेकर आऊँ।
मैं चावल ऑनलाइन कैसे बेचने शुरू कर दूं, या चावल को पॉलिश कैसे करके एक्सपोर्ट कर, तो वो मैं स्टार्टअप फेज के अंदर एंटर हो रहा हूँ। इसी तरह मैं पॉलिश करता था चावल को और बेहतर करता था, अब मैं देख रहा हूँ इसको मैसिव स्केल पे कैसे बिजनेस शुरू करूँ, तो मैं अब बिजनेस वाली साइड पे जा रहा हूँ। तो हर किसी को ये तो समझने की जरूरत है कि इन द एंड वन डे व्हेनेवर यू विल बी ग्रोइंग अप, you will be turning yourself, you will be growing gold as a business। और जब ग्रोइंग गोल्ड एज ए बिजनेस की बात आएगी तो तब फिर कन्वेंशनल जो बिजनेस स्किल्स हैं, कन्वेंशनल बिजनेस जो मेथोडोलॉजीज हैं, वो फिर अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और बिल्कुल। बेशक डिजिटाइजेशन की आप बात करें, ये दौर है डिजिटाइजेशन का, लेकिन जब तक अगर डिजिटाइजेशन की बातें होती ना, तो ये जो न्यूयॉर्क, ये दुबई, ये जो बड़े बड़े जो ट्रेड हब्स हैं, ये फिर बंद हो गए होते अगर डिजिटाइजेशन इतनी ज्यादा होती कि एक सिर्फ डिजिटाइजेशन होती। तब फिर शंघाई और चाइना के जो इतने बड़े बड़े ट्रेडिंग हब्स हैं, ये बंद हो गए होते। तो इस वजह से ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको साथ साथ चलना है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि एक चीज को छोड़ के आप नहीं चल सकते। मैं अगर सब्जी की दुकान चलाता हूँ, मैं कहूँ कि बस अब जो है ना ऑनलाइन सब्जी बेचूंगा, तो भाई ऑनलाइन भी नहीं मेरी बिकेगी अगर दुकान बंद हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड मैंने किसी का शायद वो जो मार्कोर वाली टीम है उनका ब्लॉग था, उसमें मैं पढ़ रहा था, दे सेड के ई कॉमर्स इज लेस ऑफ ई एंड मोर ऑफ कॉमर्स। अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप ऑनलाइन भी नहीं बेच पाएंगे। तो डोंट थिंक कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आपको बेचना भी नहीं आता, आप उसको सिंपली सिर्फ वेबसाइट पे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं होता कि इस्लामाबाद में आप एक बिजनेस लॉन्च करते हैं और अगले दिन कराची से ऑर्डर आना शुरू हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो आपके पहले जो ऑर्डर्स हैं, पहली कन्वर्जन्स हैं, वो आपके सोशल सर्कल में जो लोग आपको जानते होते हैं वहीं से होती है। और ये तला भाई, इसमें हम स्ट्रक्चर में ये चीज सबको सिखा रहे हैं कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मैं खुद कह रहा हूँ सबसे कि देयर कैन बी अ टाइम कि जहां आप सिर्फ बिजनेसमैन ही हो। आप हो सकता है कि अर्ली डेज में जब आप इनोवेशन कर रहे हैं, जब इनोवेशन का एक टाइम पीरियड है, हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, उस टाइम में आपने सर्वाइव करना है। जब आप सर्वाइवल मोड में हैं तो एवरीथिंग इज हलाल फॉर यू। आप उसमें बनानास उठाए मंडी से, रिटेल में आके लाके बेच दें। बेशक बनानास की खुद रेडी लगाएं, स्टॉल लगाएं, घर घर जाके बेचें, जो मर्जी करें। जब आप सर्वाइवल मोड में हैं, द टाइम जब आप इनोवेशन कर रहे हैं, जब आप स्टार्टअप बना रहे हैं, आपके पास रेवेन्यू नहीं है, तो आप बिजनेस हो सकते हैं। देयर इज नो हार्म कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें छोटा सा रेवेन्यू हो, जो बाद में स्केलेबल भी ना हो। अगर आप एयरबीएनबी की एग्जांपल लें तो वो उन्होंने सर्वाइवल मोड में ब्रेकफास्ट भी बेचा। दे वर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, उन्होंने ब्रेकफास्ट बेच के सर्वाइव किया। उस टाइम में वेबसाइट बनाई और फिर वो जो प्लेसेस रेंट करते थे वो बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं अर्ली डेज में, और बिजनेसमैन से जो लर्निंग्स है वो सारी जिंदगी काम आएंगी। निगोशिएशन हो गया, आपने डील कैसे करनी है, मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निगोशिएट करने, वो सारी जिंदगी वो बिजनेस के लेसन चाहिए। अर्ली डेज में हो सकता है आप सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हो, एक जगह से चीज उठाए दूसरी जगह दे दें। मतलब अगर आप इस पे कमेंट करें। नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री, क्योंकि ये जो बिजनेस एक्यूमेंट है, ये आपको डिजिटाइजेशन में भी तो चाहिए ना। कि डिजिटाइजेशन में ये तो नहीं है ना कि आप एक फेसबुक पेज बनाएंगे और उसके ऊपर प्रोडक्ट रख देंगे, ऑटोमेटिकली वो बिकना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेल्स के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वहां भी तो ऐसा नहीं है। वहां भी बिजनेस बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए। वहां भी आपने सोचना है कि अच्छा यार, ये जो ऑनलाइन ऑडियंस है मेरी, या ऑनलाइन जो मेरे कस्टमर्स हैं, उनको कैसे रीच आउट करना है, उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मैंने किस किस्म की बनानी है। तो आई थिंक बिजनेस एक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये चीज देखने वाली है कि कुछ कुछ बेहतर चाहिए डिजिटाइजेशन के लिए, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि जब कोई फेस टू फेस होता है, उसको कन्विंस करना, उसको सेल करना, उसके साथ निगोशिएट करना बहुत आसान होता है। और जब कोई सामने नहीं होता, उसके साथ प्राइस के ऊपर निगोशिएट करना और मुश्किल होता है। क्योंकि बड़ा आसान है ना। कि मुझे अभी याद है कि मैं अभी एक ऑनलाइन स्टार्टअप से जो है ना, वो एक पिशावरी चप्पल मंगवा रहा था। अब जब आप पेशावरी चप्पल मंगवा रहे थे, मैंने उनसे पूछा निगोशिएट कैसे करते हो, तो उसने कहा यार बहुत आसान है। जब कोई मेरे फेस टू फेस होता है तो वो शर्म के मारे, मैं अगर कुछ शायद जानने वाला हो, कहेगा अच्छा यार 600। यहाँ तो मोबाइल के ऊपर एक सिर्फ मैसेज करना है ना कि भाई मैं तो 200 की दूंगा, नहीं रिप्लाई आता, ठीक है बंद करके विंडो चले गए। वरना जब शॉप से निकलना भी तो एक अपॉर्चुनिटी होती है ना। आपकी शॉप में कोई आया है,
You have time to until or unless that particular person leave that shop. तो आप अपने जो है ना अपने कार्ड फेंकते रहते हैं, अच्छा नहीं 600 का नहीं चले 550 को ले लें, अच्छा चले 500 का ले लें। ऑनलाइन मीडियम में एक बार आपने कह दिया 600 का, तो उसको पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं पसंद आएगी तो क्लोज विंडो, स्क्रॉल टू अनदर पेज। सो बिल्कुल ऑनलाइन के ये उससे बड़े चैलेंजेस हैं। सो लर्निंग सीखना ज्यादा जरूरी है, इस सेलिंग सीखना ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि आप ऑनलाइन सेलिंग पे जाएं तो आपको कन्वेंशनल सेलिंग भी आनी चाहिए। नहीं मैं थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा इससे ऊपर एक जगह पे चले गए। हमने एक ई कॉमर्स साइट बनाई और उस पर हमने यही काम किया कि फिक्स, तो ये एक किसी बच्चे ने कहा कि हमें ये करके दें। तो पहली चीज़ तो ये आई 100% एग्री एंड सम अप कि ये जो सिर्फ साइट बना के या एप्लीकेशन बना के चीज़ सेल करना इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। लेकिन साथ साथ आपको अपनी पर्सनालिटी, जो उसने कहा कि जी मी एंड कॉमर्स बोथ कंबाइंड टुगेदर इज ई कॉमर्स, बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ बेचनी आनी चाहिए, इनोवेट करना चाहिए। तो आपने पॉइंट आउट किया कि जी जब आप साइट पे जाते हैं तो फिर आपके पास मार्जिन ऑफ नेगोशिएशन या चेंज इतनी नहीं बनती। इसको हमने एक एम्पैथाइज किया और उसमें हमने क्या डाल दिया, उसमें हमने उसी वक्त एक लाइव मैसेजिंग लगा दिया और उसमें आप मैसेज जो था वो लिख के भी भेज सकते हैं। अगर लिखा हुआ कोई बंदा नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए ऑडियो भी रखी। सो वी हैड अ मैसेज फैसिलिटी ऑफ ऑडियो एज वेल एज मैसेजिंग। उसमें यह था कि आपने उसको प्राइस दी है जो नॉर्मल सबको नजर आती है। अगर वो आपका अच्छा कस्टमर है तो हमने उसको ऑलरेडी मतलब 5% सिस्टम में डाली हुई थी, उसके प्रोग्राम में डाली हुई थी, ऑटोमेटिकली उसको 5% कम कर देता था। उसके बावजूद अगर उसको फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो ही वुड से कि मुझे तो आज ये वहां से इतने की मिल रही है, तो मेरे से क्या करोगे। नाउ यू हैव टू जज नाउ, जस्ट लाइक नॉर्मल नेगोशिएशन जो आप आमने सामने करते हो, आप उसको कहोगे कि नहीं ठीक है मेरे पास मार्जिन 5 रुपए और है, मैं तुम्हें 5 रुपए और छोड़ देता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि एक्चुअली ये याद रखिएगा इमरान, बीइंग सॉफ्टवेयर मास्टर्स, एक चीज याद रखिएगा कि ये गार्बेज इन गार्बेज आउट है आपके प्रोग्रामिंग। अगर प्रोग्रामिंग में वो चीजें डालें जो प्रैक्टिकली हो रही हैं, अभी जैसा आप लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि आपकी अपनी स्किल्स भी तो होनी चाहिए, नेगोशिएट करने का भी चांस उसमें होना चाहिए, बिकॉज ये चीजें प्रैक्टिकल में आती हैं। आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लें अपने डिजाइन में और एज अ रिजल्ट आपकी जब साइट बने या आपकी एप्लीकेशन बने उसमें आपके पास ये प्रोविजन भी हो। कल को हो सकता है ऐसी भी चीज आ जाए कि आप उसको दिखाएं कि यार तुम कंपेयर करके देख लो, मेरी तरह की जो 5 और जगह हैं, ये रिटेल्स की और दुकानें हैं, सब पे देख लो, तुम्हें उनकी आज की प्राइस पता चल जाएगी, ये मार्केट प्राइस तुम्हें पता चल सकती है। ही विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन यू। कहने का मकसद है कि जो प्रैक्टिकली आपने करना है ना वो आप उसको कोशिश करें, योर सॉफ्टवेयर शुड बी एज क्लोज टू दैट एज पॉसिबल, and that will solve one of the big problems जो तला ने भी point out किया। Thank you. I agree, I absolutely agree कि वो बिल्कुल बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी रनिंग एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी आई थिंक एक एडिशन है किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के अंदर, व्हेन यू रीच आउट टू कस्टमर एज सून एज दैट पर्टिकुलर पर्सन कम्स ऑन योर पेज। तो ये वाकई इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने पोर्टल को कितना यूजर फ्रेंडली या यूजर तक पहुंचाते हैं। आई एग्री। थैंक यू वेरी मच तला भाई, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन। और अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपनी लर्निंग कोई लेसन लोगों के साथ शेयर करना चाहें। आई थिंक सब मेजर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आप कर रहे हैं ना उसके ऊपर आप बिलीव रखें। अगर आपका उसके ऊपर बिलीव है तो वो आपको जो है ना वो बहुत कुछ ऐसा भी ला कर देगा जो आपने भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा। और इस कोविड की सिचुएशन के अंदर मैं पर्टिकुलरली ये कहूँगा कि बिकॉज आई एम वर्किंग विद सोशल एंड क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स, आई एम वर्किंग विद यंग एंटरप्रेन्योर्स, माय बिलीव हैज ग्रोन इनॉर्मसली। क्या कमाल लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और क्या कमाल ये डोमेन है जिसमें ये काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो सबसे मजेदार बातें है वो अडेप्टेबिलिटी है। आप अगर किसी और सेक्टर में जाएंगे ना इस कोविड की सिचुएशन में, यू विल फाइंड डेवास्टेशन, सब तबाह हो गया। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन नौजवानों, इन जो चमकती हुई आंखों के वाले लोगों के पास जब आप आएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार इन्होंने अडेप्ट कैसे किया है। क्योंकि मैं रोजाना इस किस्म की एक मिसाल मेरे सामने आती है कि अच्छा यार एक खातून थी जो हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रही थी। कोविड की सिचुएशन में अब हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेचना चैलेंज आ रहा था। शी स्टार्टेड मेकिंग हर्बल सैनिटाइजर्स।
आज वो इस्लामाबाद की 10 एम्बेसीज को वो हर्बल सैनिटाइजर्स भेजती है। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली अडेप्टिंग, एंड बिलीव मी, हमारा एक पेज बना हुआ है जिसमें हमारे पास तकरीबन 600-650 ये सोशल और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स एडेड है। तो उनको मैंने सिर्फ एक दिन यही पूछा, मैंने कहा यार हाल तो पूछेंगे क्या सिचुएशन चल रही है कोविड में। तो मैं आई वाज लिटरली मेस्मराइज्ड टू हियर अबाउट दिस स्टोरी। दे सेड सर सब बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन, हमने पिवट कर लिया अपना मॉडल। तो आई थिंक ये जो अडेप्टेबिलिटी, ये जो पिवटिंग, ये जो सारी चीज है वो इस सेक्टर के अंदर है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जनरल साहब की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनको डूबने नहीं देना। और खास तौर पे जो स्टार्टअप से 5 साल तक की उम्र है ना, उस तक बस किस तरह पहुंचा देना है। उसके बाद ये खुद बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, खुद कमाएंगे भी, हमें भी खिलाएंगे। और जिस तरह माँ बाप होते हैं ना कि किस तरह बस एफएससी करके इंजीनियर बन जाए, उस तो बाद सानू भी कमाएगा। यहाँ हमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर भी ये देखा है कि ये 2 साल से जो 5 साल का टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारे जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली सीवी पकड़ के दोबारा जॉब मार्केट में आ जाते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम सबको जो है ना पर्टिकुलरली इनके इस टाइम के ऊपर काम करना चाहिए। बस एक बार ये 5 साल के हो गए तो इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क को भी तगड़ा करेंगे, खुद भी तगड़े होंगे, और बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े होंगे जो तगड़े हो रहे होंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ये हजारों लोगों को नौकरियां देंगे। आपको पता है इमरान कि इस्लामाबाद में एक स्टार्टअप है जो मेड्स घर आ जाती हैं, आप जो है हमारे माशाल्लाह बड़े मौका। अब आप एक देखें, 2 यंग लड़के लड़की कपल ने शुरू किया। इमेजिन कि कितने लोगों को बाइज्जत रोजगार मिलता है। एटलीस्ट तकरीबन 1000 लोग उनके साथ एंगेज होंगे। वन स्टार्टअप 1000 पीपल। तो आई थिंक इस तरह की जो हमारे शानी लोग हैं, ये यंगस्टर्स हैं, ये यही पाकिस्तान की उम्मीद है। और जो जो वो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि हजारों करोड़ों लोग नौकरियां मिलेंगी, तो एक्चुअली वो शायद इन नौजवानों को सोच के कह रहे होंगे कि ये हजारों करोड़ों नौकरियां पैदा करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? वी आर हेडिंग फॉर ए कंक्लूजन। I think my mic was yeah, muted. Nibas, thank you very much. It was a wonderful time. I'm sure ये एक 40-45 minutes या 50 minutes के session is this is the beginning. Beginning was actually when we met. Now this is the startup. So let's go into accelerator mode and where we collaborate. As I think that is the key word for today for Tala and ourselves. Let's collaborate because that's the bigger picture, where we multiply and not add only. So I think collaboration is multiplication, as I would put it. So that's where I thought it was very nice to hear. And inshallah, we are very open because we have nothing to lose. Our main business is something else. Customer is God. So let's finish. नहीं साहब, it was a great pleasure. मुझे नहीं पता चला कि कब 11 बजे कब 12 बज गए, because it was such a बहुत मजेदार conversation थी. Thank you for Imran for the invitation, and thank you General Saab for your company. It was such a valuable time for me. बस मेरी एक एक्सेप्शन है, द लास्ट सेंटेंस यू सेड, आई होप आप ही के सिर्फ बजे, हमारे नहीं बजे क्योंकि हमने 1 घंटा और काम करना है. Thank you. Thank you very much, Salah bhai, for joining us from Multan. Thank you very much. We loved this session. वाकई 1 घंटे का पता भी नहीं लगा. Great learnings, और इसको हम summarize करके publish भी करेंगे, sir. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Allah Hafiz. हम एक short break लेंगे और अगले session के साथ वापस आएंगे. इमरान